हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी को डिस्कस करें। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसको एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज का जो सेशन है भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत विस्तृत है। भारत का जो विस्तार है क्या है, याद रखिएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए, सेकंड प्रश्न है, भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो मतलब कि जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति का कितना है आपको बताना है। प्रश्न ये पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का जो जनसंख्या है वो कितना है, तो 17%। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये एक प्रश्न बन रहा है। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, यह दूसरा प्रश्न है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी। 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर निकटतम जो सही विकल्प है वह बी, जबकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% है। यह तीसरा प्रश्न है, याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न तैयार होते हैं। थर्ड नंबर है, भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है कितने घंटों का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5 घंटे, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा। फोन नंबर है, याद रखिएगा, हुंड्रू प्रपात किस नदी पर निर्मित है। हुंड्रू प्रपात किस नदी पर निर्मित है, यानी स्वर्ण रेखा नदी पर जो है ये हुंड्रू प्रपात जो है निर्मित है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो हुंड्रू प्रपात जो है रांची से 45 किलोमीटर के दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, सुवर्ण या स्वर्ण रेखा, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई 320 फीट है, यानी 98 मीटर। 5 नंबर है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है। इसका सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन, यानी सी ऑप्शन। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां और संबंधित देश जो है इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह भी एक प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इसके बाद गॉडविन जो ऑस्टिन है ये भारत में है, जिसे केटू बोलते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। कंचनजंगा ये भारत में है, मकालू नेपाल में है। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, और यह जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 6 नंबर है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में जो हिम रेखा है किसके बीच है, तो याद रखिएगा हिमालय में जो हिम रेखा है इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूरब में या इनके बीच में मतलब की है।
तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हिमालय के विभिन्न भागों में जो स्नो लाइन होता है, हिम रेखा होता है, इसकी ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, लेकिन औसतन हिम रेखा की जो ऊंचाइयां हैं उत्तरी भाग पर 5,500 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4,500 से 6,000 मीटर के बीच पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5,800 मीटर और पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पाई जाती है। 7 नंबर है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वह है आपका, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां है। शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के बीच अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। 8 नंबर है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ कब हुआ, तो सेनोजोइक काल में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसिन यानी सेनोजोइक युग में हुआ। और 9 नंबर जो प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर जो प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो जो सही जवाब हो जाएगा, जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हुए वो कब हुए, किस महाकल्प में हुए, तो सेनोजोइक महाकल्प में, डी ऑप्शन। देखिए अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। छोटा नागपुर पठार है, क्या है? छोटा नागपुर पठार एक गर्त है, एक समप्राय भूमि है, एक पदस्थली है या एक अग्र गंभीर है। तो छोटा नागपुर जो पठार है, याद रखिएगा यह एक मतलब कि अग्र गंभीर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर जो प्लेटू है, इसमें विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1100 मीटर मिलती है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। ठीक है, पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। यह एक अग्र गंभीर है। 11 नंबर है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। क्या यह सही है? बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। बिल्कुल सही है। पहला दूसरा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कथन सही है। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। बिल्कुल सही है। चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। चौथा कथन गलत है, यानी पहला दूसरा तीसरा कथन जो है या स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई यानी आउटर कह सकते हैं कि बहिर्साई है। ठीक है, और यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा अलग होता है, पृथक होता है। इसलिए कथन पहला जो है सत्य हो जाता है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समकक्ष एक अग्रगर्त जो है पैदा हो गया। ठीक है, यह अग्रगर्त एक विशाल भूसनति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां या नदियों के द्वारा निरंतर लाए गए, याद रखिए निरंतर लाए जा रहे या लाए गए अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हो गया, इसलिए तीसरा कथन सत्य है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? जो प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है या मेघालय पठार का भाग नहीं है। वह है आपका भुवन पहाड़ियां, ऑप्शन ए। देखिए भुवन पहाड़ियां
मिजो हिल्स के भाग हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय पठार के जो है भाग हैं या पार्ट हैं। 13 नंबर है एल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? एल्मेनाइट जो है यह भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। मतलब ये जिसका खनिज है उसका बताना है कि ये किसका खनिज है या किसका अपरूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइटेनियम का। एल्मेनाइट जो अपरूप है टाइटेनियम का है। एल्मेनाइट एवं रूटाइल टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, ये जो खनिज है ये भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के दीघा तट तक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। 14 नंबर है भारत की जो तट रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की जो लंबाई है आपको बताना है। भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट की जो लंबाई है याद रखिएगा 5422.6 किलोमीटर है। कितना है? 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा यानी द्वीपों के साथ अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। कोई भी विकल्प सही नहीं है। 15 नंबर है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं या पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट किस नाम से जाने जाते हैं? ये सभी एक ही प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और देखिए पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इनकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सपर्वतम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह कौन सा दर्रा है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर अवस्थित है? इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? दिए गए विकल्प में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई जो है कितना है? 14,450 फीट है, यानी 4,404 मीटर है। जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,044 फीट है और खैबर दर्रे की जो ऊंचाई है 3510 फीट है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित जो दर्रा है यांगची दीवान है। चूंकि विकल्प में कोई भी नहीं है इसीलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ई होगा। 17 नंबर है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप जो टापू है कहां पर अवस्थित है, किस भाग में अवस्थित है? तो लक्षद्वीप जो टापू है याद रखिएगा ये जो अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। कहां पर? दक्षिण पश्चिम भारत में। लोकेशन को देखिए, आप एटलस साथ में रखिए और जहां भी लोकेशन की बात हो आप जो है उस लोकेशन को अपने एटलस में इंडिकेट कीजिए। इर्द गिर्द के देश, इर्द गिर्द के जो सागर हैं, जो नदी नाले हैं, इन सभी को आप जो है स्टडी कीजिए। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में द्वीपों का ये समूह है। भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कितना है? 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। 10 ही मतलब कि सही से हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय कहते हैं। मिनिकाय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है और कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। 18 नंबर है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप है ये क्या है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल उत्पत्ति का है, यानी इसका जो निर्माण है कैसे हुआ है? तो प्रवाल की उत्पत्ति से। तो इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और 19 नंबर भी इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, यानी डिस्कस कर लिया है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं ये पूछा गया, तो आपको मालूम है लक्षद्वीप में कितने कुल संख्या कितने हैं द्वीपों की? तो 36 और इनमें से 10 ही आबाद हैं, 10 ही फले फूले हैं, 10 ही जो है मतलब कि सही ढंग से हैं जहां पर
कह सकते हैं कि लोग निवास कर सकते हैं या अपने जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या है वो 36 है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? भारत में और यह किसका अंग है? तो विदर्भ जो है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। विदर्भ याद रखिएगा महाराष्ट्र का एक अंग है, ठीक है। यह एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है महाराष्ट्र का एक अंग है। तो विदर्भ को याद रखिएगा, इसका जो विख्यात है या जो विशेषता है किस रूप में है, इसको भी ध्यान में रखना है। यह उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ। 21 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन। देखिए, अगर विकल्प को देखें तो उपयुक्त विकल्प में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल जो प्रदेश है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, सर्वाधिक मतलब कि फॉरेस्ट एरिया जो है राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है 2017 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर बात करें तो निम्न राज्यों में जो वन क्षेत्र हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है वह है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो विस्तार है आप देख सकते हैं कितना है, 25.4%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं 79.33%, छत्तीसगढ़ का 41.21%, उड़ीसा का 33.50% और महाराष्ट्र का 16.51%। तो यहां पे 2021 के अनुसार भी अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है सर्वश्रेष्ठ पे है। इसकी जो प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्र का वह 79.33%। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके बाद अगर बात करें तो आपका उड़ीसा और आपका जो है मतलब कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश क्रम के अनुसार, तो अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। क्रम को भी ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 2637 मीटर। 23 नंबर है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? कन्याकुमारी से सटी हुई जो पहाड़ियां हैं कौन कौन सी हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कार्डमम पहाड़ी। कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है वह कार्डमम पहाड़ी, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। याद रखिएगा, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए, 2 प्रश्न यहां पे बन रहे हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और दक्षिण भारत का दूसरी सर्वोच्च शिखर कौन सी है? दोनों याद रखिएगा, दोदा बेटा होगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी या अन्नामलाई पर्वत चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी के नजदीक स्थित है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 24 नंबर जो प्रश्न पूछा गया, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार आपको भारत के जो 3 बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के अनुसार क्रम बताना है। देखिए, अगर बात करें तो भारत के 3 बड़े राज्य जो हैं इस प्रकार है। राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है और इसके बाद महाराष्ट्र का। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239, मध्य प्रदेश का 3,08,252 और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर एरिया है।
भारत में 25 नंबर है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां जो राज्य है वो कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। यहां पे अगर बात करें तो दो प्रश्न है। पहला कि जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा राज्य कौन है, और क्षेत्रफल के अनुसार मतलब कि भारत का 12वां राज्य कौन सा है? तो दोनों का उत्तर होगा बिहार, यानी डी ऑप्शन। बिहार जनसंख्या के दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टि से ये 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान अब 13वां हो गया है, याद रखिएगा। परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का जो स्थान है पुनः 12वां हो गया। पहले था 12वां, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना के जब गठन हुआ तो तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, लेकिन पुनः जो है अब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बिहार का जो स्थान है वो 12वां हो गया है। 26 नंबर है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां केंद्रित है, कहां पाई जाती हैं? इनके जमाव सबसे ज्यादा कहां हैं? भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां केंद्रित हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से जो है संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं हुई है? वो है हरियाणा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, 2-3 लाइन है। 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान अभी तक नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 28, भील जाति कहां पाई जाती है? बताइए, भील जाति कहां पर पाई जाती है? तो भील जाति याद रखिएगा, भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में ये अधिवासित हैं। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, यहां पे जो भील है गुजरात, इसका जो संबंध है गुजरात से बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, लेकिन जो टोडा है केरल से संबंधित नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। टोडा का जो संबंध है या जो कोटा है ये तमिलनाडु से संबंधित है। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि जगहों पर मिलते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, यानी ये जनजातियां मिलती हैं। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां पर मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? या यूं कहें कि अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। 31 है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत में यरलुंग जांगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। 32 है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। और ऑप्शन ई क्यों सही है? तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी जो है
किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मान आदि है। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती है? वह कौन सी नदी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए कि वह कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब है गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ठीक है, ए ऑप्शन। इसके साथ ही बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में जो दिया गया है महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये नदियां जो हैं ये बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। 34 है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, अगर बात करें तो उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली यमुना की है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। तो इस तरह से ई विकल्प बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है 35, सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का जो संगम है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना, बी ऑप्शन। 36 है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? वह कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए 36 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का जो संबंध है वो भागीरथी से, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे जो सूखा स्थान है वह है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है लेह है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। 38 है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का जो कारण है वो क्या है? अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का जो कारण है वो बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अमृतसर की जो ऊंचाई है या जो इसकी स्थिति है आप देख सकते हैं शिमला का अलग है, लगभग एक ही अक्षांश पर जो है ये स्थित है। ठीक है, लेकिन उनकी जलवायु में जो भिन्नता का कारण है वो ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 175 से 200 मीटर के बीच है जबकि शिमला के समुद्र तल से जो ऊंचाई है 300 से 600 मीटर के बीच है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है। 39 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से, किस मानसून से? तो बताइए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात किया जाए तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इनसे भारत के कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। 40 नंबर है, जो 40 यानी 40 नंबर जो प्रश्न है, लोम या दोमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? लोम मिट्टी में मिट्टी के कौन से जो कण हैं मिलते हैं? तो है आपका सभी प्रकार के कण, यानी बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका, इसके बाद 20% गाद के कण पाए जाते हैं। तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 41 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में।
चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक जो है मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 42 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।